नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट विद इज सेल्यूलर अडेप्टेशंस। जब भी हमारी बॉडी में किसी टाइप की इंजरी होती है तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी से पहले हमारी बॉडी और हमारे सेल्स ट्राई करते हैं कि वो अडेप्ट कर जाए। तो इस परिस्थिति के अनुसार ढलने का नाम है सेल्यूलर अडेप्टेशंस, और वो क्या परिस्थितियां हैं और किस तरीके से हमारा सेल उसमें ढलता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्यूलर अडेप्टेशंस, प्राइमरीली ये 4 तरीके से होता है हमारी बॉडी में। पहले 2 हम डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं बिकॉज इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, hypertrophy and hyperplasia. So these are the 2, and then after that इन दोनों का opposite हो जाएगा atrophy. Fourth one is going to be metaplasia. एक और तरीके का cellular adaptation होता है that is dysplasia. However ये हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते। डिस्प्लेजिया थोड़ा कैंसर या प्री कैंसर की तरफ है, so this we will study in the neoplasia chapter. अभी के लिए we have to do the difference between hypertrophy and hyperplasia. तो पहले let us see, for example ये एक नॉर्मल सेल है और अगर आप देखो कि हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है तो सेल का साइज बढ़ रहा है। जब सेल का आकार या साइज बढ़ेगा उसे बोला जाता है हाइपरट्रॉफी। और ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में वो बायोकेमिस्ट्री वाला पाथवे ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो बढ़ेगा तभी सेल का साइज बढ़ेगा। तो व्हाट आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड दे आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉफी। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का बढ़ना, उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का क्या नाम है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गाटा, NF80 and MEF2, these are the 3 transcription factors। जब भी ये बॉडी में बढ़ेंगे सेल का साइज या आकार बढ़ेगा, दैट इज हाइपरट्रॉफी। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज हाइपरप्लेजिया? अगर आप अगेन कंपेयर करो, जो नॉर्मल सेल्स थे कितने सेल्स थे? 3, और यहाँ पर कितने सेल्स हो गए? 5। तो जब सेल की संख्या या उसका नंबर बढ़ेगा उसे बोला जाएगा हाइपरप्लेजिया। और ये क्यों बढ़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज सेल डिविजन दैट हैज हैपेंड, मींस फ्रॉम 1 सेल इट हैज डिवाइडेड इनटू 2, 2 से 4 सेल बने, 4 से फिर 8 सेल बने, और इस तरीके से सेल्यूलर डिविजन होता गया तो नंबर बढ़ता गया। सो क्विक क्वेश्चन, हाइपरट्रॉफी सेल का साइज बढ़ना, हाइपरप्लेजिया सेल का नंबर बढ़ना। हाइपरट्रॉफी इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, हाइपरप्लेजिया इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेल डिविजन। दोनों से रिलेटेड पहले हम वो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज ग्रेविड यूट्रस। ग्रेविड यूट्रस मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब यूट्रस का हम कहते हैं कि साइज बढ़ गया है, तो एक्चुअली वो सिर्फ साइज नहीं होता, इट इज अ कॉम्बिनेशन। उसमें हाइपरट्रॉफी एज वेल एज हाइपरप्लेजिया होता है। तो आप खुद सोचो यूट्रस में कौन सा मसल है? स्मूथ मसल। तो क्या स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों दिखा सकता है? यस। बट अगर एग्जाम में पूछा कि वो एक सबसे ज्यादा कॉमन अडेप्टेशन कौन सी है दोनों में से, तो इट इज मोर कॉमनली गोइंग टू बी हाइपरट्रॉफी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। For gravid uterus, if both answer is given, you will mark both. If you have to select one, तो आप select करोगे hypertrophy. The next example is going to be breast development. Breast development 2 टाइम पे सबसे ज़्यादा changes breast में देखी जाती हैं, that is at the time of puberty and at the time of pregnancy. तो इन दोनों situations में भी breast में दोनों hypertrophy और hyperplasia देखा गया है, but P for puberty, P for pregnancy, तो ज़्यादा क्या देखा गया इन दोनों situations में? P for plasia। तो remember breast में puberty pregnancy में plasia ज़्यादा होता है, gravid uterus में hypertrophy ज़्यादा होता है, but दोनों situations में अगर बोथ का आंसर का ऑप्शन होगा तो दोनों में हम बोथ ही मार्क करेंगे। अब ये कॉमन एग्जाम्पल्स के बाद हम इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरट्रॉफी ओनली? एंड जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है बॉडी बिल्डर्स। जब आप जिम जाते हो, आप वेट्स लिफ्ट करते हो, तो वेट उठाने के बाद कौन से मसल की हाइपरट्रॉफी होती है? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी द स्केलेटल मसल लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एक्सेट्रा। तो स्केलेटल मसल बॉडी बिल्डर्स में हाइपरट्रॉफी दिखाता है, वो साइज में बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन, proximal to obstruction. So let us take an example. This is an example of a urinary bladder, and urinary bladder में obstruction हुआ है क्योंकि कोई stone या calculus आके यूरेथ्रा में फंस गया है। So यहाँ पर अगर कोई obstruction हुई तो जितना भी यूरिन है वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। So यहाँ पर सारा यूरिन accumulate होने लग गया। तो अब बॉडी, जैसा कि हमने पढ़ा था, तो जिस तरीके की परिस्थिति होगी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली ढलेगी। सो अब इस सिचुएशन में यूरिनरी ब्लैडर कैसे अडेप्ट करेगा? सो प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन से पहले किस तरीके की अडेप्टेशन होती है? दैट इज हाइपरट्रॉफी। सो रिमेंबर, किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन दी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हार्ट में किसी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो और उन्होंने बोला कि प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन आपकी बॉडी कैसे अडेप्ट करेगी, योर आंसर विल बी हाइपरट्रॉफी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरट्रॉफी ओनली।
नेक्स्ट यू हैव टू नो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरप्लेजिया ओनली, मींस कॉम्बिनेशन नहीं, जहां सिर्फ हाइपरप्लेजिया होगा। इसमें एक एग्जाम्पल हम फीमेल्स का पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल मेल्स का। तो फीमेल्स में गायनी में सबने पढ़ा है देयर इज समथिंग नोन एज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो क्यों होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, कौन से हार्मोन की बढ़ने की वजह से होता है? तो जब भी हमारे बॉडी में फीमेल्स में ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा। सो ई फॉर ई, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा। अगर वक्त रहते आपने इस महिला की ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेजर्स नहीं लिए तो क्या उसे आगे जाके एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क है? यस, देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 1. So remember, endometrial hyperplasia को ट्रीट करना टाइमली बाय मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं ट्रीट करोगे तो आगे जाके कुछ सालों में फीमेल में कैंसर होने के चांसेस हैं। ये था हमारा फीमेल से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब मेल से रिलेटेड कौन सा हाइपरप्लेजिया पढ़ेंगे? नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट। ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है? जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया फीमेल्स में ईस्ट्रोजन की वजह से था, तो नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया मेल्स में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। बट यहाँ पर आंसर टेस्टोस्टेरोन नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है इनटू समथिंग नोन एज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड ये कन्वर्जन एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है दैट इज 5 अल्फा रिडक्टेज type 2. 5 alpha reductase type 2 is the enzyme that converts testosterone to dihydrotestosterone and dihydrotestosterone जाके nodular hyperplasia prostate कराता है। तो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि nodular hyperplasia prostate, ऑप्शन ए इट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी इट इज बिकॉज ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो जल्दी में ऑप्शन ए मत मार्क करना। द एक्चुअल रीजन इज इट इज बिकॉज ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और अगर टाइम रहते इसे ट्रीट नहीं करा तो ऑब्वियसली पेशेंट को सिम्टम्स और यूरिनरी कंप्लेंट्स तो होंगी, बट क्या ये आगे जाके प्रोस्टेट कैंसर कराता है? नहीं, इट इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। सो फॉर मेल्स व्हेन यू स्टडी, जब आप सर्जरी में नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट पढ़ोगे तो आप साथ में पढ़ोगे इट इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। इसके साथ हमने जो दो पहली सेल्यूलर अडेप्टेशंस थी दैट इज हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया पढ़ लिया। अब इन दोनों का अगर आप ऑपोजिट बना दोगे, मतलब हाइपरट्रॉफी क्या थी? सेल का आकार या साइज बढ़ना, और हाइपरप्लेजिया वो सेल का नंबर या संख्या का बढ़ना। और इन दोनों चीजों को अगर आप कम कर दो, अगर सेल का साइज कम कर दो और नंबर कम कर दो, तो अब उसका ऑपोजिट सिचुएशन हो जाएगा एट्रोफी। सो रिमेंबर व्हाट इज एट्रोफी? इफ वी फिल इन द ब्लैंक्स, एट्रोफी इज अ डिक्रीज इन द साइज एंड इट इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। कैसे होता है? कोई मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से सेल अब एकदम से श्रिंक कर जाएगा साइज में और नंबर में। सो दैट मैकेनिज्म इज नोन एज यूपीपी, दैट इज यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। आपको इस पाथवे का डिटेल्स डेफिनेटली नहीं जानना है, बट इसके नाम पे क्वेश्चन आ सकता है। एट्रोफी इज बिकॉज ऑफ यूपीपी पाथवे। अब कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डिसयूज एट्रोफी। किसी भी अंग को या किसी भी मसल को यदि आप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसमें एट्रोफी की चेंजेस दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या सिंबल है? ऑर्थोपेडिक्स में यूज करते हैं फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर होने पे लेट्स अज्यूम कोलीज फ्रैक्चर हुआ। सो कोलीज फ्रैक्चर पे या फिर अगर कोई भी बोन का ब्रेकेज हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट द ऑर्थोपेडिक सर्जन विल डू विल अप्लाई अ कास्ट। लेट्स अज्यूम 6 हफ्ते के लिए पेशेंट को कास्ट में बोला गया कि आप अपना अब ये जो हैंड है वो मूव नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में जब पेशेंट हैंड नहीं मूव करेगा तो वो जितने भी फोर आर्म के मसल्स है वो भी नहीं मूव करेगा। कैन आई से कि यूज ना करने की वजह से जो मसल्स हैं उन मसल्स में एट्रोफी हो जाएगी। तो क्या बोला? यूज ना करने की वजह से ऐसा हुआ, डिसयूज एट्रोफी। सिमिलरली, अगर लंबे समय तक किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा या ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा या नर्व सप्लाई नहीं मिलेगा, इन तीनों सिचुएशंस में जो हमारे मसल्स हैं या जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो काम करना कम कर देंगे। सो अगर खाना नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला तो मैल न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आई तो इस्कीमिक एट्रोफी, एंड नर्व सप्लाई अगर कट ऑफ हो गया है तो डीनर्वेशन एट्रोफी। इन तीनों में से द वन दैट इज इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एल्जाइमर्स डिजीज नाउअडेज, एंड आई विल शो यू अ पिक्चर। अगर हम एक नॉर्मल ब्रेन की फोटो देखें वर्सेज अगर हम एक एल्जाइमर्स डिजीज के ब्रेन की फोटो देखें तो आप दोनों में डेफिनेटिव डिफरेंस यू कैन विजुअलाइज कि ये जो क्या होते हैं, दीज आर ऑल सल्काई एंड गायराई, सल्काई एंड गायराई। सो कैन यू सी that there is a clear cut widening
वाइडनिंग ऑफ द सल्काई, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सल्काई वाइडेंड है, गायराई नैरोड है. सो बेसिकली देयर इज एन एट्रोफी ऑफ द ब्रेन दैट अकर्स इन अल्जाइमर्स डिजीज, एंड उसका रीजन पूछा जाता है. ये जो एट्रोफी हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ blood supply issues. Ischemic atrophy, the same ischemic atrophy has also been implicated in old age. तो senile brain में भी जो changes देखी गई हैं वो ischemic atrophy की देखी गई हैं, blood supply में problem की वजह से देखी गई हैं. Now let's come to the last one, endometrial atrophy. अभी हमने पढ़ा था कि अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, मतलब एंडोमेट्रियल के सेल्स भी बढ़ेंगे. सिमिलरली अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो फिर एंडोमेट्रियम के सेल्स भी कम होने लग जाएंगे. दिस मीन्स कि पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में एंडोमेट्रियल एट्रोफी क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन. क्या इसकी वजह से भी पेशेंट को कैंसर हो सकता है? नो, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने पढ़ा था कि अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ेंगे तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, और उसके बाद जो कैंसर होगा उसे बोलेंगे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 1. सिमिलरली अगर ईस्ट्रोजन के लेवल्स बॉडी में कम होंगे तो फीमेल में एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगा, और इससे भी आगे जाके चांसेस हैं कि पेशेंट को कैंसर होगा. दैट विल बी नोन एज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 2. और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो जानना है वो एक तो हमें समझ आ गई कि पहले पेशेंट को क्या हुआ था. दोनों में एंड रिजल्ट कार्सिनोमा है, बट वो कैंसर हुआ कैसे? स्टार्टिंग में अगर हाइपरप्लेजिया के बाद कैंसर हुआ है तो दैट इज टाइप 1. अगर एट्रोफी के बाद कैंसर हुआ है दैट इज टाइप 2. बट पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसका सर्वाइवल और प्रोग्नोसिस पुअर है? सो फ्रॉम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 2 is going to have a poor prognosis, and this is a very important PYQ that you get in gynecology. So now you are done with atrophy also. What is the fourth adaptation that you have to study? It is metaplasia. Metaplasia समझने के लिए सिंपल एक वर्ड समझना है, एक लाइन समझनी है. एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में बदल गया, इस चीज को बोला जाता है मेटाप्लेजिया. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाप्लेजिया? एज यू सेड, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में बदल गया. तो टिश्यू में क्या क्या आता है? या तो कोई एक एपिथेलियम थी जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम, वो दूसरी एपिथेलियम में चेंज हो गई जैसे कि कॉल्यूमनर एपिथेलियम. सो वन एपिथेलियम चेंजेस इनटू अनदर एपिथेलियम, उसे बोलेंगे मेटाप्लेजिया. सिर्फ एपिथेलियम क्यों, टिश्यू में एक और चीज आती है दैट इज मीजेनकाइमल टिश्यू. अगर कोई एक मीजेनकाइमल टिश्यू था जैसे कि मसल, और वो दूसरे मीजेनकाइमल टिश्यू में चेंज हो गया जैसे कि बोन, तो उसे भी हम मेटाप्लेजिया कहेंगे. एंड दोनों के बीच में अगर आपने ध्यान दिया हो तो फिर जो एरो है वो बोथ वे वाला एरो है, मतलब ये सिचुएशन एक अडेप्टेशन है. बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम के लिए अडेप्टेशन के लिए बॉडी ने ऐसा चेंज करा है. जब वो प्रॉब्लम हट जाएगी, जब वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो बॉडी वापस अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएगा. तो क्या ये सिचुएशन हमेशा रिवर्सिबल होती है? यस, द आंसर इज 100% रिवर्सिबल, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू गेट. तभी हमने जो एरो बनाया था वो 2-वे एरो बनाया था कि जब वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो एपिथेलियम वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी. बट ये जो चेंज हुआ इसका भी कोई मैकेनिज्म रहा होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया, एंड द आंसर टू दैट इज रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स. व्हेन वी से रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स, आई एम श्योर सबने स्टेम सेल्स के बारे में सुना है, स्पेशली लिवर में तो सुना ही होगा, जिसकी वजह से हम एक पार्ट ऑफ द लिवर डोनेट भी कर सकते हैं. तो स्टेम सेल्स में वो क्षमता होती है कि वो बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग वैसे ही नए सेल्स बनाने की उनमें क्षमता रहती है. हमने उन स्टेम सेल्स को सिर्फ एक रीप्रोग्रामिंग ट्यूशन क्लासेस देके इतना समझा दिया कि ठीक है, कल तक तो आप एक एपिथेलियम बना रहे थे, बट अब कुछ सिचुएशन चेंज हो गई है तो अब कल से एक दूसरी एपिथेलियम बनानी है. तो हमने उसे थोड़े से ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस दिए और उसकी रीप्रोग्रामिंग करी है. तो इस तरीके से हम मेटाप्लेजिया बॉडी में देख सकते हैं. मैकेनिज्म पूछा जाता है रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स. इसे समझने के लिए बेस्ट है कि हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेटाप्लेजिया दैट आई हैव टॉट यू इन द मेन वीडियोज? इट इज स्क्वामस मेटाप्लेजिया. Let's understand. Let me take example number 1, that is going to be the lungs. Lungs की पहले तो anatomy में से अगर आपको याद आ रहा हो, what is the normal epithelium? It is a ciliated epithelium. भगवान ने हमें सीलिया क्यों दिए हैं lungs में? क्योंकि इतनी सारी एयर पोल्यूशन है, AQI इतना खराब है, ऊपर से कुछ लोग स्मोक करते हैं, तो सीलिया, जब हम स्मोक करेंगे या हम कुछ एयर पोल्यूशन वाली हवा को इनहेल करेंगे तो सीलिया है जो हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करेंगे. पर अगर कोई क्रॉनिक स्मोकर है, someone has been smoking since many years, in that situation ये सीलिया खराब हो जाएंगे. कब तक वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे? अगर आप स्मोक करते ही जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सीलिया आपको नहीं बचा पाएंगे.
तो हमारी बॉडी इस सिचुएशन में कैसे अडेप्ट करेगी, कैसे ढलना चाहेगी, हमारी बॉडी वो एपिथेलियम चेंज कर देगी और अब क्या बनाएगी, स्क्वॉमस एपिथेलियम। ये सिर्फ स्मोकर्स में नहीं देखा जाता, ये विटामिन ए के डिसऑर्डर्स में भी देखा जाता है। मतलब अगर किसी को सिवियर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो या फिर अगर किसी की बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन ए हो, सो विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड विटामिन ए एक्सेस, दोनों सिचुएशंस में सीलिएटेड एपिथेलियम लंग्स की स्क्वॉमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जो हमने कहा कि मोस्ट कॉमन मेटाप्लेजिया स्क्वॉमस मेटाप्लेजिया, तो हमने जो टर्मिनोलॉजी बनाई है वो स्टार्टिंग पे बनाई है या एंड वाले नाम पे बनाई है। तो जो एंड रिजल्ट होगा वही मैटर करता है लाइफ में भी, यहाँ पे भी। सो जो एंड में बना उसी पे नाम रखा जाएगा। एंड में स्क्वॉमस एपिथेलियम बना तो हमने नाम रखा स्क्वॉमस मेटाप्लेजिया। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। अब आगे जाके अगर इसके बाद भी पेशेंट ने स्मोक करना नहीं छोड़ा, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर लाइक दैट, एडिक्शन से ओवरकम नहीं कर पाते, सो उस सिचुएशन में क्या ये आगे जाके पेशेंट में लंग कैंसर भी करा सकता है? डेफिनेटली। सो कैन आई से मेटाप्लेजिया प्री मैलिग्नेंट होता है, या आगे जाके कैंसर कराने की भी क्षमता रखता है। Now let's take another example. The next example is everyone's favorite, that is Barrett's esophagus. उसके लिए सबसे पहले बताओ esophagus की normal epithelium कौन सी होती है? It is the squamous epithelium. But अगर body में किसी को GERD है, what is GERD? GERD, gastroesophageal reflux disease, मतलब हमारे पेट में या स्टमक में जितना भी एसिड है वो रिफ्लक्स होके वापस आ रहा है, ईसोफेगस में आ रहा है। इन दैट सिचुएशन ईसोफेगस में इतनी इंजरी होगी यहाँ पे, क्योंकि एसिड तो pH 1 या 2 पे आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक सिचुएशन में ईसोफेगस का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ईसोफेगस कैसे अपने आप को अडेप्ट करेगा? वो कहेगा ठीक है अब स्क्वॉमस एपिथेलियम से तो काम नहीं चलने वाला, अब कोई दूसरी एपिथेलियम बनानी पड़ेगी फॉर सर्वाइवल, एंड दैट एपिथेलियम इज गोइंग टू बी इंटेस्टाइनल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इस वर्ड में से सिर्फ कॉल्यूमनर एपिथेलियम नहीं याद रखना, यू हैव टू लर्न इंटेस्टाइनल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इंटेस्टाइनल वर्ड पे इतना जोर क्यों देना है? बिकॉज इंटेस्टाइन वर्ड ही मुझे बताएगा कि इंटेस्टाइन में एक सेल्स होते हैं जो यहाँ पे दिखते हैं, दोज आर द गॉबलेट सेल्स। सो गॉबलेट सेल्स मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले तो गॉबलेट क्या होता है? गॉबलेट एक ग्लास को बोलते हैं, यूजुअली गॉबलेट वाइन के ग्लास को बोला जाता है। तो ये जो यहाँ पे खाली खाली सेल्स है ये ग्लास की तरह है। अब ग्लास में कुछ तो आपको पानी या कुछ लिक्विड भरना पड़ेगा, तो इन गॉबलेट सेल्स में क्या भरा हुआ है? इन गॉबलेट सेल्स में है एसिडिक म्यूसिन, एंड दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आपसे पूछा गया कि हाउ डू यू कंफर्म एसिडिक म्यूसिन का कोई स्टेन बताओ, तो A फॉर A, एसिडिक म्यूसिन इज पॉजिटिव फॉर एल्शियन ब्लू. So remember, this is the entire story of Barrett's esophagus. Repeating, normal epithelium squamous था, end में बना intestinal columnar. Intestinal मतलब उसमें goblet cells हैं, goblet cell एक glass की तरह होता है जिसमें acidic mucin होता है। acidic mucin का सबसे common stain है Alcian blue, जिसे याद करने का तरीका A for A. So now tell me, अगर Barrett's esophagus का हमने टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करा, so can this also be pre-malignant? Yes, तो एक चीज समझ में आ रही है कि चाहे पहले लंग्स वाला एग्जाम्पल पढ़ा था वहां भी कैंसर का चांस था, यहाँ ईसोफेगस के एग्जाम्पल में भी कैंसर का चांस है, तो मेटाप्लेजिया इज प्री-मैलिग्नेंट। बट अभी तक हम सिर्फ एपिथेलियम टू एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया, वेयर एपिथेलियम नहीं मीजेनकाइमल टिश्यू की बात होगी। द एग्जांपल ऑफ मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया इज मायोसाइटस ऑसिफिकेंस, जो कि समझना, उसके नाम को पढ़ लो तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। मायो का क्या मतलब होता है? मसल, और ऑसिफिकेंस का क्या मतलब होता है? बोन। तो इसमें क्या दो चीजें हैं जो चेंज होने वाली हैं? मसल इज गोइंग टू चेंज इनटू द बोन। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मसल जैसे फॉर एग्जांपल थाइज में मसल्स हैं, अब किसी को किसी तरीके का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर कोई ट्रॉमा या कोई लड़ाई हुई, तो उस टाइम तो जब वो आपके पास इमरजेंसी रूम में पेशेंट आया तो आपने उसकी बेसिक ट्रीटमेंट करी, ड्रेसिंग करी, उसे घर भेज दिया। कुछ महीने बाद अगर पेशेंट आपके पास वापस आएगा कि मेरे थाई में जो चोट लगी थी, अब मुझे ना वहाँ पे हड्डी जैसा एक लीजन है, एक स्वेलिंग है, एक सूजन है जो महसूस हो रही है, वो टच करने में बिल्कुल हड्डी जैसी है, स्टोन हार्ड है। तो आप एक्सरे कराओगे तो आपको दिखेगा कि मसल के अंदर अब बोन बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो मसल की जगह अगर बोन बन रहा है तो इसे बोलते हैं मायोसाइटस ऑसिफिकेंस, जिसमें कोई एपिथेलियम की बात हमने करी ही नहीं है, तभी इसे बोला जाता है mesenchymal metaplasia. So these are all the different cellular adaptations which of course you will understand better, which I will know that you have understood अगर एक question ठीक कर लेंगे. So what is the histopathological difference between Barrett's epithelium and gastric mucosa? तो ये question शुरू करने से पहले
अपने मन में एक आंसर बनाओ कि बैरेट्स एपिथेलियम में कौन सा एपिथेलियम था, वो गॉबलेट सेल्स वाला था एंड उसमें वो एसिडिक म्यूसिन था और एसिडिक म्यूसिन एल्शियन ब्लू के लिए पॉजिटिव होता है। तो अगर आप देखो बैरेट्स म्यूकोजा में कौन सा म्यूसिन होता है, एसिडिक म्यूसिन किस चीज के लिए पॉजिटिव होता है, एल्शियन ब्लू के लिए पॉजिटिव होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट मुझे करेक्ट और आंसर लग रहा है, बाकी सब पढ़ो। क्या वो एल्कलाइन होता है, क्या प्रूशियन ब्लू पॉजिटिव होता है, नॉट एट ऑल। क्या वो न्यूट्रल होता है, बिल्कुल भी नहीं। एल्कलाइन बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, एसिडिक म्यूसिन होता है, एल्शियन ब्लू पॉजिटिव होता है एंड दैट इज द आंसर ओवर हियर. That finishes off the next topic, that is cellular adaptations. Now we move forward to the next very important topic of cell injury, that is intracellular accumulations. इसके नाम में वैसे भी आपको समझ में आ रही है कि सेल के अंदर कोई चीज है जो अब जमा होने वाली है, इंट्रासेल्युलर accumulations, और वो क्या क्या हो सकती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज पिगमेंट्स. ये वो चीजें हैं जो आपको अभी पढ़ने के बाद पूरे सब्जेक्ट में बार बार कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में डेफिनेटली काम आएगा. तो अभी एक बार इसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो. Let me start with the pigment. The first pigment that you have to know is going to be melanin. Melanin कहाँ होता है? Melanin वो pigment है जिसकी वजह से हमें स्किन का कलर मिलता है, हेयर का कलर मिलता है, आईज का कलर मिलता है. बट ये सारी चीजें आम बातें हैं जो सबको पता है, that melanin gives color to skin, hair and eyes. एग्जामिनर पूछेगा कि ब्रेन में वो कौन सा पार्ट है जहां पे मेलेनिन पाया जाता है, दैट इज द सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू लर्न. तो अगर आप मेलेनिन देखना चाहते हो एज अ पैथोलॉजिस्ट, तो कौन से वो स्टेन्स हैं जिनके थ्रू आप मेलेनिन देख सकते हो. So these are the names of the stains. Number 1, M for M for melanin, M for Mason Fontana. And एग्जाम में जाके ना एग्जामिनर मेसन के आगे बहुत अलग अलग तरीके के नाम लिखेगा, मेसन फोंटाना, ट्राइक्रोम, पेंटाक्रोम या कुछ और. आपको वो सारों पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है मेसन फोंटाना, बिकॉज मेलेनिन की वजह से क्या होता है, स्किन टैन होता है, तो मेसन फोंटाना. द नेक्स्ट स्टेन इज मेलेनिन की वजह से डर्मा में क्या बनते हैं, जिन्हें हम तिल कहते हैं. तिल क्या होता है, मोल. तो अगला स्टेन क्या है, इट इज द श्मोल्ड स्टेन. श्मोल्ड स्टेन इज ऑल्सो फॉर मेलेनिन. ये याद करने का तरीका, एम फॉर मेलेनिन, एम फॉर मेसन फोंटाना, देन श्मोल्ड स्टेन. अगर पूछा वो कौन सा एंजाइम मेथड है जिससे आप मेलेनिन को स्टेन कर सकते हो, सो द एंजाइमेटिक मेथड इज गोइंग टू बी डोपा ऑक्सीडेज. देखो ध्यान से नाम पढ़ो तो एंजाइम लग रहा है ना. सो एंजाइमेटिक मेथड इज डोपा ऑक्सीडेज. और अगर immunohistochemistry पूछा, then your answer is going to be HMB45 and it can also be S100. But remember HMB45 आपको definitely याद करना है. So HMB45 and S100. Let's repeat. These are the 4 stains and इसको देखने के लिए हम एक छोटे से डायग्राम की हेल्प लेते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, दिस इज अ स्किन बायोप्सी. अगर डर्मेटोलॉजी का क्वेश्चन आया कि स्किन बायोप्सी में ये कौन सी लेयर है, यू विल से ये एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस में मेलेनिन कहाँ देखा गया है, तो अगर ध्यान से देखो तो ब्राउन वाला मेलेनिन सबसे नीचे वाली लेयर में, बेसल लेयर में देखा गया है. सो व्हाट इज द लेयर इन विच मेलेनिन इज सीन, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रैटम बेसल. और अगर आप इसे अच्छे से देखना चाहते हो तो कौन सा वाला स्टेन यूज करोगे, एम फॉर एम, दैट इज मेसन फोंटाना, राइट. एंड रिमेंबर फोंटाना बिकॉज टैनिंग ऑन द स्किन. मेलेनिन के बाद जो अगला पिगमेंट है दैट इज गोइंग टू बी हीमोसिड्रिन. अगर आप वर्ड्स को ब्रेक करो तो हीमो से याद आएगा कि अच्छा ये उन पेशेंट्स में देखा जाएगा जिनमें बहुत ज़्यादा हेमरेज है या ब्लीडिंग है या हेमाटोमा है या कोई बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, कोई लड़ाई हो गई. सो समवेयर ब्लीडिंग की हिस्ट्री एग्जामिनर को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, आयरन. तभी कौन सा पिगमेंट बनेगा, सिड्रो. सिड्रो मतलब आयरन. तो हीमो वर्ड का मतलब होता है हीमो, हीमो हेमरेज, ब्लीडिंग वाली चीजें, और सिड्रो वर्ड का मतलब होता है आयरन. तो अगर पूछा गया व्हाट इज द स्पेशल स्टेन फॉर आयरन, इट इज पर्ल्स ऑफ प्रूशियन ब्लू स्टेन. एंड यू कैन सी द कलर, क्या नाम था, पर्ल्स ऑफ प्रूशियन ब्लू. तो यहाँ पे आयरन का या हीमोसिड्रिन का क्या कलर आया, इट इज गोइंग टू बी अ ब्लू कलर. सो कहीं भी आयरन की स्टोरी आए, चाहे हीमोसिड्रिन में आए या फिर आगे जाके मेडिसिन में अगर आयरन ओवरलोड, व्हाट इज आयरन ओवरलोड नोन एज हीमोक्रोमेटोसिस. तो अगर हीमोक्रोमेटोसिस की भी हिस्ट्री आएगी तो फिर इन दो सिचुएशन ऑल्सो यू विल बी मार्किंग द सेम थिंग कि जो स्टेन होगा दैट इज गोइंग टू बी पर्ल्स और प्रूशियन ब्लू स्टेनिंग. दिस इज ऑल्सो डन. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड accumulation pigment, लाइपोफ्यूस्टन. अगर आप लाइपोफ्यूस्टन वर्ड को अलग करके संधि विच्छेद करके पढ़ो तो फिर लाइपो वर्ड मतलब लिपिड से रिलेटेड है ना. तो इसमें कुछ तो है जो लिपिड की तरह हमें प्रॉब्लम देगा या लिपिड के स्टेन से सिमिलर होगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड, लाइपोफ्यूस्टन हम सब में नहीं देखा जाता जब तक हमारी एक सर्टेन एज नहीं हो जाती. तो ये ओल्ड एज वाला पिगमेंट है, ये कभी भी आपको 5, 10, 15, 20 साल तक की उम्र में नहीं दिखेगा.
ये आपको दिखना शुरू होगा 50, 60, 70 साल की उम्र में। एंड यूजुअली एग्जामिनर का फेवरेट होता है 83 ईयर ओल्ड मेल। समहाउ इतने सालों से 83 ईयर ओल्ड मेल पे ही क्वेश्चन अटका हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनाइल एट्रोफी। ये सिनाइल मतलब ओल्ड एज में देखा जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज ओल्ड एज में बॉडी अब 80 सालों में इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा इंजरीज हो चुकी हैं कि बॉडी में बहुत वेयर एंड टेयर बन गया है। वेयर एंड टेयर होने की वजह से ये पिगमेंट बना है। तो इस पिगमेंट का दूसरा नाम है वेयर एंड टेयर पिगमेंट। क्यों हुआ है वेयर एंड टेयर? बिकॉज हम जिस तरीके की हवा में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, खाने में मिलावट, इतनी सारी पॉइजन्स और केमिकल्स और टॉक्सिन्स में जी रहे हैं कि हमारी बॉडी में बनते हैं फ्री रेडिकल्स। उन फ्री रेडिकल्स की वजह से ये लाइपोफ्यूस्टिन बनता है। तो कैन आई से कि जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे, जितना हम गंदा हवा, पानी और खाना कंज्यूम करेंगे, उतने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे। बिल्कुल। तो जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे हमारी बॉडी में क्या होगा? हमारी बॉडी में होगा लिपिड पर ऑक्सीडेशन। एंड लिपिड पर ऑक्सीडेशन की वजह से कौन सा पिगमेंट बनेगा? लाइपोफ्यूस्टिन। सो कैन आई से दिस इज अ टेल टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी। आई रिपीट दिस वंस अगेन। लाइपोफ्यूस्टिन ओल्ड एज का पिगमेंट है क्योंकि ओल्ड एज में वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। उसके बाद आप जानोगे कि ओल्ड एज में अब 80-90 साल आप इतनी ज़्यादा फ्री रेडिकल्स को एक्सपोज हो चुके हो कि फ्री रेडिकल्स ने आपकी बॉडी में लिपिड्स को खराब कर दिया, लिपिड पर ऑक्सीडेशन कर दिया, जिसकी वजह से पिगमेंट बना लाइपोफ्यूस्टिन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके कौन से स्टेन्स होते हैं। तो अगेन लाइपो वर्ड अगर आपने पढ़ा तो लाइपो का क्या स्टेन होता है? इट इज गोइंग टू बी ऑयल रेडो। तो लाइपो के लिए हमने पढ़ा ऑयल रेडो। एंड हमने स्टार्टिंग में कहा था, हमने रिवाइज किया था कि लाइपो और फ्यूस्टिन संधि विच्छेद करके पढ़ना है। तो लाइपो के लिए ऑयल रेडो एंड फ्यूस्टिन के लिए फास्ट। फास्ट स्टेन कौन सा होता है? Zn स्टेन पॉजिटिव। इट इज ऑयल रेड ओ पॉजिटिव, इट इज Zn स्टेन पॉजिटिव। सो नाउ व्हाट इज द इमेज दैट यू गेट? बिकॉज हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है 83 ईयर ओल्ड मैन, एंड इस फोटो में हमें पहचानना होता है कि ये लाइपोफ्यूस्टिन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल बी एबल टू सी कि हाँ, कुछ तो ब्राउन ब्राउन कलर का पिगमेंट मुझे दिख तो रहा है मैम, बट एक चीज आपने नोटिस करी कि ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का पिगमेंट था वो सिर्फ न्यूक्लियस के आसपास है। जहां पे न्यूक्लियस है उसी के आसपास पिगमेंट है। Can I say that the location of this pigment is going to be perinuclear? So now make this very clear because इसी चीज को अब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ब्लैक एंड व्हाइट माइक्रोस्कोप पे देखोगे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो जो पिगमेंट है वो सिर्फ न्यूक्लियस के पास दिखता है। तो ये वर्ड एग्जाम में होना बहुत जरूरी है। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा कि देयर इज एन 83 ईयर ओल्ड मैन विद अ पेरीन्यूक्लियर पिगमेंट, यू ऑलवेज हैव टू थिंक ऑफ लाइपोफ्यूस्टिन. Now coming back, if I make you solve a question on this, can you tell me which of the following is incorrect about the pigment shown? कौन सा पिगमेंट बनाया? ये हो गया न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के आसपास अगर पिगमेंट है तो इट हैज टू बी लाइपोफ्यूस्टिन. So tell me number one statement, is it yellow brown in appearance? That is correct. Is it formed due to lipolipid peroxidation? That is also correct. Is it lipid के लिए positive for oil redo? That is also correct. Is it seen more commonly in infants? Not at all. It is an old age pigment. Senile atrophy बोला था इसको हमने. So this is the false statement and that is the आंसर ओवर हियर. सो गोइंग ऑल द वे बैक, हमने कौन कौन से पिगमेंट्स पढ़ लिए? स्किन वाला मेलेनिन पढ़ा, यही ब्रेन में भी होता है सब्सटैंशिया नाइग्रा में. फिर वो ब्लीडिंग वाला हीमोसिड्रिन पढ़ा, फिर ये अभी लाइपोफ्यूस्टिन ओल्ड एज वाला पढ़ा. अब एक और पिगमेंट है जिसका नाम है कॉपर. कॉपर कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगा? कॉपर कौन सी डिजीज में ओवरलोड होता है? उस डिजीज का नाम है विल्सन डिजीज. सो रिमेंबर, कॉपर ओवरलोड जब विल्सन डिजीज में होगा तो कॉपर के लिए जो स्टेन्स होते हैं वो हम याद करते हैं विद आवर फेवरेट मूवी, दैट इज RRR. व्हाट इज RRR? दैट कॉपर कौन से अल्फाबेट से एंड होता है? R से, एंड दोनों जो स्टेन्स का नाम है वो शुरू होता है R से. सो द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेन इज गोइंग टू बी रोडानिन, and name of the second stain is going to be rubianic acid. And over here you have to be very careful. We have written rhodanine and rubianic acid because अगर एग्जामिनर ने गलती से या फिर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में रोडामीन लिखा तो वो यहाँ नहीं यूज करना है. यहाँ पे लिखा है रोडानीन, क्योंकि रोडामीन माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया दैट रोडामीन इज अ स्टेन फॉर माइकोबैक्टीरियम टीबी. तो M फॉर M याद रखना. Rhodamine, MTB, rhodanine is over here for copper. There is another pigment that you also have to know. This is only for your common sense, not too much from clinical point of view. And इसे बोला जाता है anthracotic pigment. Now what is anthracotic pigment? In simple words, ये बहुत
सुनने में बहुत डिफिकल्ट है बट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इट इज कार्बन। सो जो हम एयर पोल्यूशन और स्मोकिंग में अपने लंग्स को काला कर रहे हैं, वो जो काला कार्बन है दैट इज एंथ्राकोटिक पिगमेंट। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू रिजल्ट इन ब्लैक कलर लंग्स। रिमेंबर दिस, जस्ट बिकॉज समटाइम्स आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे क्यू बैंक में तो ऑप्शंस में एंथ्राकोटिक पिगमेंट होगा। सो यू शुड नो दैट एंथ्राकोटिक पिगमेंट इज नथिंग बट कार्बन एंड दैट इज व्हाट मेक्स आवर लंग्स ब्लैक। Pigments हो गए, number 1 done. Now let's take the easy one. Let us go to the second one over here, that is going to be glycogen. हम डेफिनेटली पढ़ा ही होगा एंड एवरीवन हैज़ टू नो अबाउट दिस इन व्हेन यू आर डूइंग योर बायोकेमिस्ट्री कि ग्लाइकोजन का अक्यूमुलेशन कौन से डिजीज में होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज में होता है। सो ऑब्वियसली इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ग्लाइकोजन और कहाँ डिपॉजिट होता है, डायबिटीज के केसेस में होता है। कहाँ पे डिपॉजिट होता है, इट इज डिपॉजिटेड इन द किडनी, टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज डिपॉजिटेड इन द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी। तो जब डायबिटीज के पेशेंट्स में इन डायबिटीज मेलाइटिस अगर पेशेंट के पीसीटी में ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो गया, इस चीज को बोला जाता है अरमानी एब्स्टीन लीजन। Fancy names, matlab the examiner will ask you question. What is Armani-Epstein lesion? What is getting deposited? Glycogen. Where? In the PCT. Which disease? In diabetes mellitus. Glycogen का stain क्या है? P for pass, P for pink. Glycogen का stain is going to be pass positive. And remember P for pass and P for pink. But what else? It is pass positive and it is DS. matlab it is diastase sensitive. This point is not very important for FMG students, but for NEET and INI it is important कि pass positive के बाद और क्या लिखा है, diastase sensitive, because everything else ग्लाइकोजन के अलावा वो कुछ भी लिखेंगे ना कि कोई और चीज़ भी है जो ग्लाइकोजन जो पास पॉजिटिव है, जैसे अगर इन्होंने लिखा कि थायराइड में जो कोलॉइड होता है वो पास पॉजिटिव है, या इन्होंने लिखा कि अमाइलॉइड जो है वो पास पॉजिटिव है, कोई भी और चीज़ अगर पास पॉजिटिव लिखी हुई तो क्या वो डायस्टेज सेंसिटिव होगी? नहीं, वो डायस्टेज रेजिस्टेंट होगी। डायस्टेज सेंसिटिव वाला पास पॉजिटिव सिर्फ एक जगह मिलता है, दैट इज इन ग्लाइकोजन। सो यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन, डायबिटीज का अरमानी एब्स्टीन लीजन इज ग्लाइकोजन इन द पीसीटी एंड स्पेशल स्टेन इज पास पॉजिटिव डायस्टेज सेंसिटिव। Now let's come to, after glycogen we will move on to the third one and that is the important one, that is lipid. I'm sure सबने fatty liver ये तो सुना ही होगा। तो lipid accumulation कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? What is the most common organ? I just told you the most common organ is the liver, so most common is fatty liver. बट इफ लिपिड गोज इन टू द हार्ट, तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने स्कूल वाला डायग्राम बनाया है हार्ट का। तो हार्ट का नॉर्मल कलर तो रेड होता है, अब हम कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर येलो येलो कलर वाला लिपिड चला गया तो कैन यू सी ऑल्टरनेट स्ट्राइप्स बनी है, रेड येलो, मतलब रेड वाला हो गया हमारे नॉर्मल हार्ट का कलर एंड येलो वाला हो गया फैट का कलर, जैसे कि टाइगर होता है। सो दिस इज रेफर टू एज द टाइगर्ड और द टैबी कैट अपीयरेंस। टाइगर्ड और टैबी कैट अपीयरेंस, बिल्कुल जैसे टाइगर की स्ट्राइप्स होती है, सेम वे। अगर यही कोलेस्ट्रॉल या लिपिड गॉल ब्लैडर में चला गया तो उसे बोलते हैं कोलेस्टेरोलोसिस ऑफ द गॉल ब्लैडर। सो इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर में चला गया तो कोलेस्ट्रोलोसिस गॉल ब्लैडर, उसकी फोटो पूछी जाएगी इन सर्जरी। सो यू विल नोट कि इफ यू सी ओवर हियर गॉल ब्लैडर का कलर क्या होता है, बाइल की वजह से गॉल ब्लैडर का कलर यहाँ पे ग्रीन कलर का होगा। बट कैन यू ऑल नोटिस देयर आर दीज येलो येलो कलर स्पॉट्स दैट आर फॉर्म्ड। तो ये वो येलो येलो कलर के जो स्पॉट्स हैं, यही है वो फैट, यही है वो कोलेस्ट्रॉल। तो ये स्ट्रॉबेरी की तरह दिखने लग जाता है, दैट इज वाई इट इज रेफर्ड टू एज a strawberry gallbladder. Remember, strawberry appearances are very important and we will study a lot of strawberry appearances जैसे जैसे हम आगे कोर्स में बढ़ेंगे। पहला जो strawberry gallbladder हमने पढ़ा है that is nothing but cholesterolosis gallbladder. So most common organ fatty liver, हार्ट में चला गया तो टाइगर डिफेक्ट एंड गॉल ब्लैडर में चला गया तो स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर। लिपिड के लिए कौन कौन से स्टेन्स हैं? तो अगर आपने ऑयल रेड ओ पॉजिटिव बोला है तो कौन सा कलर आएगा, उसके नाम में है रेड कलर आएगा। सो रिमेंबर लिपिड इज ऑयल रेड ओ पॉजिटिव। दूसरा स्टेन सुडान ब्लैक बी बोला है तो कौन सा कलर आएगा, ये यहाँ पे दिख ही रहा है, इट विल शो अ ब्लैक कलर। सो दिस इज गोइंग टू बी सुडान ब्लैक बी। एंड एक और स्टेन है दैट इज सुडान 4. So remember, oil red O, Sudan black B and Sudan 4 are the stains that you have to know for fat accumulation. There is a question that is coming up nowadays which is very very important, that fat agar dekhna hai, and please note this, if you want to see fat then what is the technique in pathology that you use, and the name of that technique is going to be known as the
frozen section. I will teach you more about frozen section when we go to the right end of pathology. But remember, frozen section technique एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर आपको फैट देखना है तो आपको ये वाला इंस्ट्रूमेंट पैथोलॉजी लैब में यूज करना है, दैट इज फ्रोजन सेक्शन मशीन. Now let's go on to the next one. The last accumulation that can come, which we will be studying over here, is going to be the calcium. तो मतलब calcification, दो टाइप की calcification सबने सुना है, dystrophic calcification, metastatic calcification. इसका टेबल याद करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ब्लेम गेम खेलना है, हमें किसी चीज पर इसका ब्लेम लगाना है. तो किस चीज में खराबी हुई वो ढूंढो. कैल्शियम डिपोजिशन कहाँ पे हुआ है? क्या वो टिश्यू में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में, या फिर ब्लड के कैल्शियम लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट होने लग गया. तो इन दोनों में से एक जगह तो गड़बड़ हुई है और वही आपको ढूंढना है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचते हैं कि टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई? या तो टिश्यू की डेथ हो गई, या तो कोई डेड टिश्यू बन गया, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट आया, उसने हमारे टिश्यू को मार दिया, तो डेड टिश्यू में कैल्सिफिकेशन होने लग गई. या फिर ओल्ड एज की वजह से हमारे टिश्यूज डीजेनरेट हो रहे हैं, तो डीजेनरेटिंग टिश्यू में भी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हुई. मतलब रिपीटिंग वंस अगेन, अगर डेड टिश्यू हुआ और डीजेनरेटिंग टिश्यू हुआ तो कौन से टाइप का कैल्सिफिकेशन होगा? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होगा. मतलब इसमें जो आपने ब्लेम लगाया है वो टिश्यू पे लगाया है. ब्लड कैल्शियम लेवल्स में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ब्लड कैल्शियम लेवल्स, सीरम कैल्शियम लेवल्स आर नॉर्मल. ऑन दी अदर हैंड, अगर इस सिनेरियो का आप उल्टा कर दो, मतलब टिश्यू में कोई भी दिक्कत नहीं, टिश्यू बिल्कुल नॉर्मल था, सारे ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल थे, बट ब्लड के कैल्शियम लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ गए. अब कौन से टाइप की कैल्सिफिकेशन होगी? मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन. सो थोड़ा सा इसमें अगर लॉजिक लगाओ, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या चीज बढ़ गई है? कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ गया. तो हमारे पूरे ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम अगर घूमेगा तो कहीं ना कहीं वो किसी, ऑल्दो टिश्यू में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर ब्लड में इतना ज्यादा कैल्शियम है वो तो किसी तो टिश्यू में जाके डिपॉजिट होने की कोशिश करेगा. सो प्लीज रिमेंबर, द मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस इज गोइंग टू बी द लंग्स. द मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इज गोइंग टू बी द लंग्स. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल्स. पहले यहाँ से शुरू करते हैं. डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में किसकी गलती थी? कहाँ पे गलती निकालनी है? टिश्यू में गलती निकालनी है. डी डेड टिश्यू, डीजेनरेटिंग टिश्यू. सो अगर एग्जाम्पल्स में लिखा गया, एग्जाम्पल नंबर 1 डेड पैरासाइट, या फिर कोई डेड बैक्टीरिया, या फिर कोई डेड वायरस, या फिर ब्लड वेसल में डेथ की चेंजेस शुरू होगी. ब्लड वेसल में डेथ की चेंजेस क्या होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस. तो कहीं पे भी कोई भी टिश्यू में डेथ या डीजेनरेशन वर्ड मिला तो यू विल कॉल इट डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन. डेड पैरासाइट, डेड टीबी, डेड ब्लड वेसल जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस. यहाँ तक तो हर कोई सॉल्व कर लेता है. द अदर 2 एग्जाम्पल्स फॉर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन नीड टू बी लर्न. दैट इज मोंकीबर्ग स्क्लेरोसिस एंड समोमा बॉडीज. इन दोनों का क्या मतलब है? तो मोंकीबर्ग स्क्लेरोसिस नाम से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. यदि आप मोंकीबर्ग स्क्लेरोसिस का दूसरा नाम पढ़ोगे तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोंकीबर्ग स्क्लेरोसिस? इट इज नोन एज कैल्सिफिक मीडियल डीजेनरेशन. हर शब्द का इसके अंदर एक मायना है जो आपको समझना है. व्हेन आई से कैल्सिफिक, मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है, राइट? एंड वो कहाँ हो रहा है? मीडियल, मतलब एक लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, ब्लड वेसल के ट्यूनिका मीडिया में कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है. क्यों डिपॉजिट हो रहा है? डीजेनरेशन. इसका कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण नहीं है. ये किसी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या कैंसर की वजह से नहीं है. ये एक ओल्ड एज की प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारे ब्लड वेसल्स में थोड़ा थोड़ा कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाएगा. तो क्या इस चीज का कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं. एंड ये क्वेश्चन पूछा गया, इज देयर एनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिचुएशन? नॉट एट ऑल. इसी चीज की फोटो भी देखनी जरूरी है. दिस इज अ राउंड वाला, ल्यूमेन वाला. सो दिस इज अ ब्लड वेसल एंड सब लोग ब्लड वेसल के कौन सी लेयर पे फोकस करेंगे? ट्यूनिका मीडिया. मिडिल वाली लेयर पे फोकस करो तो ट्यूनिका मीडिया में कैन यू ऑल नोटिस के ब्लू कलर का कैल्शियम डिपॉजिट हो गया. सो इसको दोबारा से नाम पढ़ लो, दैट इज नोन एज कैल्सिफिक मीडियल डीजेनरेशन. दूसरा नाम मोंकीबर्ग स्क्लेरोसिस. जैसे ही वर्ड आया डीजेनरेशन, कौन से टाइप की कैल्सिफिकेशन बनाओगे इसको? दिस विल नाउ बी मेड एज डी फॉर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन. व्हाट इज द लास्ट एग्जांपल लेफ्ट? समोमा बॉडी. समोमा बॉडी समझने के लिए पहले इसकी फोटो देखना जरूरी है. तो समोमा बॉडी की फोटो अगर ध्यान से देखो तो इट हैज द वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक अनियन पील अपीयरेंस.
तो अगर कभी लाइफ में टाइम हो तो दोबारा ध्यान से देखना, अगर प्याज को देखोगे तो जो प्याज का छिलका है आप उसे एक एक लेयर करके, एक एक पील करके उतार सकते हो, क्योंकि एक लेयर कैल्शियम की, फिर दूसरी लेयर कैल्शियम की, फिर तीसरी लेयर कैल्शियम की, बिल्कुल वैसी लेयर्स वाली जो अपीयरेंस है उसे बोला जाता है सामोमा बॉडी। तो अनियन पील अपीयरेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कैल्सिफिकेशन? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। कौन सी डिजीजेस में देखा जाता है? PSMM, मतलब PSM स्क्वायर। देखो सामोमा बॉडी के नाम में से निमोनिक हमने बना लिया, PSM स्क्वायर, 2P 2S 2M। लेट्स रिवाइज। P फॉर व्हाट? पैपिलरी कार्सिनोमा। कौन सा पैपिलरी कार्सिनोमा? एनी पैपिलरी कार्सिनोमा दैट द एग्जामिनर सेज। पैपिलरी कार्सिनोमा, थायराइड, ब्रेस्ट, ओवरी, endometrium, lungs, colon, any papillary carcinoma. Next, we have certain hormonal things like prolactinoma and S for somatostatinoma. So these are some hormonal diseases which show you samoma bodies. गायनी में कौन से ओवेरियन ट्यूमर में देखा जाता है? सो सीरियस ओवेरियन ट्यूमर shows you samoma bodies. Which brain tumor shows you samoma bodies? It is meningioma. And which lung tumor shows you samoma bodies? It is mesothelioma. So as I said, you have to learn the mnemonic PSM square. P से papillary and prolactinoma, S से somatostatinoma and serous ovarian tumors, M से meningioma and mesothelioma. These were the examples, all of which were under dystrophic calcification. कहाँ पे गलती थी? किसको ब्लेम करा था? डेड डिजेनरेटिंग टिश्यू को ब्लेम करा था। ब्लड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा उसे हम बोलेंगे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। सो फॉर एग्जाम्पल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऑब्वियसली जैसे जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ता है तो ब्लड में किस चीज़ की मात्रा बढ़ती है? कैल्शियम बढ़ता है। कैल्शियम बढ़ा तो metastatic calcification. Next example, the most important example that you have to know, मतलब इसे आप मार्क करोगे 10 स्टार वाला। सार्कोइडोसिस में ब्लड में किस चीज़ की मात्रा बढ़ती है? कैल्शियम। कैल्शियम बढ़ा तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ओके, विटामिन डी, इफ समवन हैज एक्सेस ऑफ विटामिन डी, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता है विटामिन डी बढ़ाओगे तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। एंड सेम फॉर मिल्क एल्कली सिंड्रोम, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिल्क ऑल्सो इंक्रीजेस कैल्शियम। सो एंड में अगर एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल नहीं याद रहा, इतना भी याद रहा कि जो भी ऑप्शन में कैल्शियम बढ़ेगा वहां वहां मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होगा, एंड दैट इज व्हाट फिनिशेस ऑफ ऑल ऑफ योर कैल्सिफिकेशन स्टोरी। बट हम पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? व्हाट आर द स्पेशल स्टेन्स फॉर कैल्शियम? कैसे याद करते हैं कैल्शियम के स्टेन? कैल्शियम के जैसा साउंड आती है, कैल्शियम क वाली साउंड आती है, तो सारे क वाले स्टेन्स आपको इसके अंदर रखने हैं। कैल्शियम का सबसे पहला स्टेन यहाँ पे कैल्सीन नाम से, कैल्शियम के लिए स्टेन कैल्सीन। कैल्शियम के लिए स्टेन है कॉसा, वॉन कॉसा। एंड इफ समवन आस्क्स यू कि वॉन कॉसा सबसे पहले किसका स्टेन है? क फॉर कैल्शियम का स्टेन है। और ये कैल्शियम को क्या कलर देता है? तो क फॉर काला कलर देता है। इट गिव्स अ ब्लैक कलर टू कैल्शियम। सो कॉसा कैल्शियम काला कलर, दैट इज हाउ यू लर्न। उसके बाद पहला अक्षर था क, तो क वाली चीजें हमने पढ़ ली। बाकी दोनों अक्षर देखो, AL, AL फॉर एलिजारिन रेड एस, एंड नाम से पता लग रहा है एलिजारिन रेड एस, तो क्या कलर देगा वो कैल्शियम को? वो कैल्शियम को रेड कलर देगा। सो दीज आर द 3 स्टेन्स, क वाले कॉसा एंड कैल्सीन, AL वाले एलिजारिन रेड एस। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क यू कि अगर कैल्सिफिकेशन बस अभी बॉडी में स्टार्ट ही हुई है, देयर आर वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम, मतलब सिंपल वर्ड्स में हिंदी में बोलें तो जरा सा कैल्शियम ही है बॉडी में, तो अब कौन सा स्टेन यूज करोगे? जरा सा कैल्शियम के लिए कौन सा स्टेन यूज करोगे? एलिजारा। सो एलिजारिन रेडेस इज फॉर जरा सा कैल्शियम, माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम। नाउ यू शुड बी नोइंग द लास्ट 2 वन लाइनर्स ऑफ दिस टॉपिक। जब भी हमारी बॉडी में जैसे जरा सा कैल्शियम बस अभी डिपॉजिट होना शुरू ही हुआ है, तो व्हाट इज द फर्स्ट साइट? वो बॉडी में सबसे पहले कहाँ डिपॉजिट होता है? एंड दैट इज गोइंग टू बी माइटोकॉन्ड्रिया। हाउएवर अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया कि फर्स्ट साइट ऑफ कैल्शियम डिपॉजिशन किडनी में क्या होती है, तो तब आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, देन द आंसर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो ओवरऑल पूछा फर्स्ट साइट कैल्शियम जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बट किडनी में सबसे पहले कहाँ पे जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाता है। सो दैट फिनिशेज ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, दैट इज इंट्रासेल्युलर accumulations. So सारी cell deaths, adaptations and accumulations हो गई. Now we have to study all the छोटा वाला topics of cell injury chapter, and that is 2 of them are left, autophagy and aging.
लेट अस फिनिश ऑफ इन 2 स्लाइड्स, लेट्स ट्राई एंड फिनिश ऑफ ऑटोफेजी। तो ऑटोफेजी का भी पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ एंड फेजी मतलब ईटिंग। सो ये क्या सिचुएशन है जिसमें हम अपने ही सेल को खाना शुरू कर देते हैं, मतलब बाहर से खाना नहीं मिल रहा तो हम अपने ही सेल को खाना शुरू कर देते हैं। तो इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज सेल कैनाबलिज्म, विच इज अ PYQ। रिमेंबर, सेल कैनाबलिज्म, सेल्फ ईटिंग, ऑटोफेजी सेम चीज। पहले तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी एक्सट्रीम डाइटिंग या सिवियर मैल न्यूट्रिशन में जाते हैं तो हमारी बॉडी सर्वाइव कैसे करेगी? अगर बाहर से खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो हमारी बॉडी हमारे खुद के सेल्स, हमारे खुद के माइटोकॉन्ड्रिया को खाने से उसे एनर्जी मिलेगी। तो ये एक सर्वाइवल टेक्निक बन जाती है। उसके बाद देखा गया कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है, और कौन सी कंडीशंस में अदर देन मैल न्यूट्रिशन ये देखा जाता है। सो कैंसर पेशेंट्स भी आपने देखा होगा, उनमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, एंड कैंसर पेशेंट्स भी काफ़ी पतले हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। सो उनमें भी क्या देखा गया? ऑटोफेजी। एंड नाउ अडेज जितनी भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्जाइमर्स डिजीज, फॉर एग्जाम्पल पार्किंसंस डिजीज, इन सब में ऑटोफेजी का मैकेनिज्म पाया गया है। सो रिमेंबर, नाउ इट्स जस्ट नॉट एसोसिएटेड विद malnutrition, it is seen in cancers and it is seen in neurodegenerative diseases। एंड ये पूरी स्टोरी हमें प्रॉपरली जो पता लगी थी वो 2016 में there was a Japanese scientist named Yoshinori Osumi sir, and he was actually given a Nobel Prize for this because he gave us all the details कि ये कैसे होता है and क्या है ऑटोफेजी का मैकेनिज्म। FMG और नीट एग्जाम्स के लिए ऑटोफेजी का मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने रैपिड रिवीजन मॉड्यूल में इसे नहीं इंक्लूड करना। फॉर INI-CET एस्पिरेंट्स, प्लीज़ आप जाके मेन वीडियोज़ में से INI-CET एग्जाम से पहले वो एक स्लाइड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफेजी ज़रूर देख के जाना। हमें एग्जाम के लिए क्या याद करना है? फॉर ऑल एग्जाम्स FMG, नीट एंड INI, क्वेश्चन 1, व्हाट इज द मार्कर ऑफ ऑटोफेजी? दैट इज LC3। द फुल फॉर्म ऑफ LC3 इज गोइंग टू बी लाइट चेन 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन ऑफ ऑटोफेजी? तो ATG, जीन का क्या नाम? ATG। ऑटोफेजी के जीन का नाम ATG। अब उसके आगे बहुत सारे नंबर्स लगे होंगे, ATG 1, 2, 3, ATG 5, ATG 16। तो अगर इन्होंने पूछा इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जीन कौन सा है, तो दैट इज फर्स्ट नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन फॉर ऑटोफेजी इज ATG 1। बट बाकी पे क्या क्वेश्चन आएगा? अगर किसी को बाय चांस ATG 5 जीन म्यूटेशन होती है, सो व्हाट इज दैट पर्सन एट अ रिस्क ऑफ? दैट पर्सन इज एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, जो वैसे भी हमारी कंट्री में ऑलरेडी इतना रिस्क है, बट अगर किसी को ATG 5 का म्यूटेशन है तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि उसे TB होगा ही होगा। सेकेंड, सर्जरी पे क्वेश्चन आता है ATG 16L म्यूटेशन कहाँ देखा जाता है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर INI-CET। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज लाइक क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, उनमें ATG 16L देखा जाता है। That is all that you have to know about autophagy, but yeah, mechanisms INI-CET एग्जाम से पहले आप देख के जाओगे from the main videos। The last topic that you have to know is cellular aging। अब ये cellular aging का टॉपिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी पर्सनली थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम क्यों इतनी जल्दी जल्दी ओल्ड होते जा रहे हैं, इतनी जल्दी हमारे में सिम्टम्स दिख रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, why are we aging, what is the most common cause। so thanks to the environment, जो हमारे आसपास का वातावरण है, thanks to the air pollution, water pollution, खाने में मिलावट, ये सारी प्रदूषण की वजह से हम जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? जितना भी हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारे शरीर में किस चीज का उत्पादन हो रहा है? दैट इज गोइंग टू बी द फ्री रेडिकल्स। रिमेंबर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एजिंग इज गोइंग टू बी फ्री रेडिकल इंजरी, एंड वी डोंट इवन गेट टू नो कि हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें बन रही हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर, फ्री रेडिकल इंजरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एजिंग। बट अदर देन फ्री रेडिकल इंजरी और बाकी के क्या रीजंस हैं? देयर इज अ जेनेटिक रीजन दैट इज नोन एज टीलोमेयर शॉर्टनिंग, and nowadays a very famous reason that has come up and everyone's getting more aware about it is going to be insulin रेजिस्टेंस। मीन्स कि इंसुलिन की मात्रा बॉडी में ठीक है पर हमारे जो टिश्यूज हैं वो इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहे हैं।
सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हमारे में एजिंग के फीचर्स देखे गए हैं. सो अभी हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे टीलोमेयर शॉर्टनिंग एंड देन वी विल गो टू द मोस्ट कॉमन कॉज. सो व्हाट इज दिस टीलोमेयर शॉर्टनिंग? टीलोमेयर के नाम से अगर ध्यान से पढ़ो तो ये क्रोमोसोम के सेंटर में होगा या टर्मिनल में होगा. तो टर्मिनल. टीलोमेयर कहाँ पे होता है? बिल्कुल क्रोमोसोम के एंड पे होता है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक टीलोमेयर है, तो अगर टीलोमेयर का सीक्वेंस पूछा गया, इट इज TTA-GGG. एक टीलोमेयर की स्पेलिंग क्या है? TTA-GGG. ऐसे हजारों टीलोमेयर्स हैं. सो प्लीज रिमेंबर, व्हेन वी आर बोर्न, एट बर्थ वी हैव इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ टीलोमेयर्स. काउंट भी नहीं कर सकते, ऐसे हजारों टीलोमेयर्स होते हैं. बर्थ पे जैसे मान लो 1000 टीलोमेयर्स थे. जैसे जैसे आप 5, 10, 15, 20 साल के होते गए, आपके सेल्स डिवाइड करना शुरू हुए, क्योंकि जरूरत थी बॉडी को. तो सेल्स जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे, अब इन टीलोमेयर्स का नंबर क्या होगा? 1000 से 900, 800, 500, 400, 300, 100, 0. जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे टीलोमेयर्स, exactly that is the day that we will die. So remember that at birth हमारे पास बहुत सारे टीलोमेयर्स होते हैं, बट जैसे जैसे हमारी बॉडी आगे डिवाइड करते जाएगी, सेल्स डिवाइड करते जाएंगे, what is going to happen? The telomeres are going to shorten, and that is the reason that we are aging. तो हमने जब अभी लिखा था कि what is the cause of aging? टीलोमेयर छोटा होना, शॉर्टन होना, that is the cause of aging. So now a question that comes is कि एवरेज अगर निकाला जाए तो पूरे हमारे लाइक से 70-80 ईयर्स ऑफ लाइफ में एक सेल कितनी बार डिवाइड कर सकता है, उसका एवरेज क्या है? सो प्लीज नोट, इस पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है ऑन नीट पीजी एंड एफएमजी एग्जाम. This is known as Hayflick limit. What is Hayflick limit? The number of times a cell can divide, and it's not the number because हमारे स्किन के सेल्स का नंबर अलग होगा कि वो कितनी बार डिवाइड कर सकता है, GIT के सेल्स का नंबर अलग होगा, लिवर के शायद और अलग होगा. तो हमने एक एवरेज निकाला है सबका. The average number of times a cell can divide is known as Hayflick limit, and the best answer to that is going to be 60 to 70 times it can divide before we die. बट कुछ तो ऐसा होगा बॉडी में जो ये चीज़ें रोक सके. मतलब हमने वो न्यूज़ चैनल में स्टोरी सुनी है ना कि देयर इज़ अ बाबा जो हिमालयाज़ में, योगी बाबा हैं, जो 120 साल के हैं या 130 साल के हैं, और अभी भी उनको वो कैटरैक्ट और बाल सफ़ेद वाली प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे अर्बन लाइफ में 60 या 50 ईयर्स पे हो जाती है. सो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे क्यों कुछ लोग हैं जो 100 साल से ऊपर भी जी जाते हैं? सो देन दे रियलाइज कि कुछ तो ऐसा भगवान ने कुछ लोगों को स्पेशल दिया होगा जिसकी वजह से वो बूढ़े नहीं होते, and that is known as telomerase. So what is telomerase? Telomerase will prevent telomere shortening. Telomerase will prevent telomere शॉर्टनिंग, विच मीन्स कि अभी जब हम पढ़ रहे थे कि जैसे बर्थ पे 1000 टीलोमेयर्स थे और धीरे 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 वो 0 हो गए, तो ये चीज नहीं होगी अगर किसी की बॉडी में टीलोमेरेज ज्यादा होगा. सो व्हाट इज टीलोमेरेज? इट इज एन RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, दैट इज RDDP. एंड जिन लोगों में ये टीलोमेरेज होगा उनके टीलोमेयर्स शॉर्टन नहीं होंगे, मतलब वो अमर हो जाएंगे. अमर होने की वजह से can we say that telomerase is also known as the immortality gene? Telomerase is also known as the immortality gene. तो जिन लोगों में बाय चांस टीलोमेरेज ज्यादा होगा वो ज्यादा साल जिएंगे. तो दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट अगर हम इसके बिना, अगर हमारी बॉडी में ये ज्यादा नहीं है फिर भी हम बहुत से साल जीना चाहते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ स्पैन? सो देन आप अपनी बॉडी में एक चीज बढ़ाने की कोशिश करो, दैट इज सर्ट्यूइन्स. तो क्या हमारे पास कुछ लेवल ऑफ सर्ट्यूइन है? यस, भगवान ने हमें 7 जीन्स दिए हैं, दैट इज SIRT1 to SIRT7 जीन्स. ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी है. अगर आप इनका एक्सप्रेशन बढ़ा सकते हो और सर्ट्यूइन का लेवल अपनी बॉडी में अप कर सकते हो, तो फिर आप भी 100 साल जी सकते हो. सो यू विल आस्क मी 2 थिंग्स, क्या होते हैं सर्ट्यूइन्स और कैसे बढ़ाएं इसे? सर्ट्यूइन्स आर अ सेट ऑफ एंजाइम्स, एंड उन एंजाइम्स का नाम है हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस. एवरीथिंग मार्क्ड ओवर हियर इज अ PYQ. कितने जीन्स होते हैं? SIRT1 to SIRT7 जीन्स होते हैं. सर्ट्यूइन्स एक्चुअली कॉम्पोजिशन में कौन सा एंजाइम है? वो एक हिस्टोन डीएसिटाइलेज है. And what are the benefits of sirtuins? So remember, benefits of sirtuins I have learnt as A, B, C, D. So what are the benefits? A for सबसे पहले अगर sirtuin levels बढ़ेंगे तो there will not be any aging, तो ये anti aging होता है. आजकल pharmaceutical companies बोल रहे हैं कि अगर sirtuins के tablets या injections बन जाएंगे, that is very good because sirtuins can be used in the treatment of cancers. And they are saying sirtuins can also be used in the treatment of diabetes mellitus. क्यों? क्योंकि ये insulin sensitivity को बढ़ा देते हैं. As a result of which sirtuins के benefit was a previous year question, so you will mark all of the above. It is anti-aging and treatment of cancers and treatment of diabetes.
सो यूजेस समझ आ गए, बट अब हम अपनी बॉडी में सर्ट्यूएंस बढ़ाना चाहे तो कैसे बढ़ाए? तो एक तो तरीका है जिससे हमें बहुत खुशी होगी और एक तरीके से नहीं होगी. सो व्हाट इज द गुड वे, व्हाट मेक्स अस हैप्पी? सो on consuming red wine. Red wine consumption increases the levels of sirtuins, number one. So that obviously makes many of us happy. The sad part is कि साथ में जो आपने जितनी भी स्टोरी सुनी होंगी कि योगी बाबा 120 साल के हैं, तो आपने ये भी सुना होगा कि वो 40 साल से फास्टिंग स्टेट में है. तो जब भी हम अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ज़्यादा नहीं, इट्स नॉट 100% फास्टिंग, अगर आप सिर्फ 30% पे अपनी कैलोरीज कम कर दो, ऐसा स्टडीज में देखा गया है, तो कैलोरीज कम करने की वजह से और इंटरमिटेंट रेड वाइन कंजम्पशन की वजह से बॉडी में सर्ट्यून्स का लेवल बढ़ा देखा गया है, पाया गया है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस दैट यू विल लिव लॉन्गर. The entire slide is very, very important. After knowing how to live longer, let me take you to that movie. Has everyone seen the movie by Amitabh Bachchan, that is Pa? Because in movie Pa, they had described something called progeria syndrome. Progeria syndrome क्या होता है? Premature aging, वक्त से पहले बूढ़े हो जाना, जो शायद एग्जाम दे दे के हम सब हो चुके हैं, बट फिर भी इन लोगों में जेन्युइनली ये डिजीज होती है. प्रोजेरॉइड सिंड्रोम, प्रोजेरिया या प्रोजेरॉइड सिंड्रोम, दो टाइप की डिजीजेस इसमें होती हैं, वर्नर सिंड्रोम एंड हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम. दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑनसेट कब हुआ? अगर ये प्रॉब्लम चाइल्डहुड से ही होनी शुरू हो गई, मतलब 5 साल के बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 7 साल के बच्चे में कैटरैक्ट हो रहा है, 10 साल के बच्चे में स्ट्रोक हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो 70 साल की उम्र में होनी चाहिए थी, वो अब 10 साल, 5 साल, 2 साल के बच्चे में हो रही है. मतलब ये डिजीज़ चाइल्डहुड में ऑनसेट हो चुका है. इस डिजीज़ को बोला जाता है हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम. लाइक लुक एट दिस, दिस इज द सेम विच वॉज शोन इन दैट मूवी पा एज वेल, where you can see that there is loss of hair, whitening of hair, and they will say the patient also has cataract. And है ये सिर्फ 5 साल का बच्चा, बट देखने में फेशियल अपीयरेंस इज लुकिंग लाइक ऑफ एन ओल्ड मैन, है ना? तो चाइल्डहुड ऑनसेट है. क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट इन LMNA जीन. व्हाट इज LMNA जीन? LMNA स्टैंड्स फॉर लैमिन ए जीन, एंड तभी इस डिजीज का नाम रखा गया है लैमिनोपैथी. व्हाट इज लैमिनोपैथी? लैमिनोपैथी का मतलब लैमिन जीन की प्रॉब्लम की वजह से ये डिजीज देखी जाती है. इसका ऑनसेट बचपन में ही होता है. Whereas if I say that till 10, 15, 16 years किसी को पता ही नहीं लगा कि ये प्रॉब्लम थी, एंड जैसे जैसे बच्चा अडल्टहुड की तरफ जाने लगा ये प्रॉब्लम शुरू हो गई. सो अडल्ट ऑनसेट अगर देखा जाएगा तो उसे बोलेंगे वर्नर सिंड्रोम. एंड वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ अ डिफेक्ट इन एंजाइम DNA हेलिकेज. एंड दिस इज अगेन अ नीट PG PYQ. DNA हेलिकेज डिफेक्ट इज seen in Werner syndrome. Now you will be asked a question, for example over here, Werner syndrome is a defect in what? So all of you know Werner syndrome is a defect in DNA helicase. हर बार जब all of the above options में होता है तो ज़रूरी नहीं कि वही आंसर होगा. यहाँ पे हमने पढ़ा है कि Werner syndrome is a defect in DNA helicase. Next, Hutchinson Gilford progeria syndrome is due to a mutation of, अभी हमने पढ़ा था LMNA जीन, मतलब लैमिन A, एंड एग्जैक्टली वही आपको ऑप्शंस में मार्क करना है. और क्या कंफ्यूजन हो सकती है दैट दे कैन आस्क यू इन एंडोक्रिनोलॉजी? अभी जो हमने पढ़ा दैट इज वर्नर सिंड्रोम. वर्नर सिंड्रोम क्या होता है? वर्नर सिंड्रोम इज द प्रोजेरिया वाला प्रीमेच्योर एजिंग. बट यहाँ पे अगर एग्जामिनर ने इसका नाम वर्नर की बजाय वर्मर कर दिया, बस एक अल्फाबेट चेंज हुआ एंड उसने M कर दिया बीच में, तो M फॉर M, अब वो क्या डिजीज बन जाती है? That is known as men 1 syndrome. So remember, Werner is premature aging, whereas Wermer is going to be the men 1 syndrome. बट इफ़ यू गो बैक, पूरा सेल्यूलर एजिंग पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था वो नहीं पढ़ा, तो 5 मिनट में जल्दी से पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी, जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एजिंग. सो व्हाट इज फ्री रेडिकल्स, कैसे बनता है और हम कैसे इसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो फ्री रेडिकल्स पहले कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है, वो जान लेते हैं. फ्री रेडिकल्स का दूसरा नाम जो हम स्कूल में पढ़ते थे दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. फ्री रेडिकल्स आर ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. मतलब ये एक्चुअली बनता कहाँ से है? ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन तो 24/7 हमारी बॉडी में सप्लाई होना ही होना है. ऑक्सीजन ही वो फ्यूल है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमेशा हमारे आसपास रहेगा. तो फ्री रेडिकल्स भी मतलब हमेशा बनेंगे. क्यों बनेंगे? बिकॉज ऑक्सीजन से फ्री रेडिकल्स तब तक नहीं बनते जब तक उसे साथ में कोई पॉइजन, कोई केमिकल, कोई टॉक्सिन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है हमारे आसपास, प्रदूषण, अडल्ट्रेशन, इन सब चीज़ों की वजह से. सो रिमेंबर, जब ऑक्सीजन के साथ कोई पॉइजन, केमिकल, टॉक्सिन मिल जाएगा, तब जो चीज़ बनेगी उसे बोला जाएगा फ्री रेडिकल्स.
टोटल कितने फ्री रेडिकल्स दिख रहे हैं? 1 2 3, तीनों का नाम देख लेते हैं। ऑक्सीजन से जो सबसे पहला फ्री रेडिकल बनेगा उसका नाम है सुपर ऑक्साइड। इसका सिंबल है सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव। सुपर ऑक्साइड के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड जो सेकंड फ्री रेडिकल बनेगा दैट इज H2O2। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ H2O2? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से अब तीसरा फ्री रेडिकल बनेगा जिसका नाम है OH दैट इज हाइड्रोक्सिल। कैसे बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स। या तो कॉपर की यूजेज के साथ बनेगा या आयरन के यूजेज के साथ बनेगा, बट आयरन के रिएक्शन पे एक क्वेश्चन आता है। Fe2+ इज गोइंग टू चेंज टू Fe3+, तब हाइड्रोक्सिल बनता है। और सिर्फ इस रिएक्शन को जितना हम अभी हाईलाइट करेंगे, मतलब व्हेन H2O2 चेंजेस टू हाइड्रोक्सिल इन द प्रेजेंस ऑफ ये Fe वाला रिएक्शन, Fe2+ to 3+ वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है फेंटन्स रिएक्शन। एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न बिकॉज फेंटन मतलब Fe आयरन, आयरन वाले रिएक्शन का नाम है फेंटन्स रिएक्शन। एंड दैट इज व्हाट आर द 3 फ्री रेडिकल। सबसे पहले सुपर ऑक्साइड, दूसरा H2O2, तीसरा हाइड्रोक्सिल। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच आउट ऑफ दीज इज द मोस्ट पोटेंट? सो द मोस्ट पोटेंट इज गोइंग टू बी हाइड्रोक्सिल। OH मतलब सबसे डेंजर वाला कौन है? वो OH है। तो हमने याद करा OH इज ओ माई गॉड। ओ माई गॉड डेंजरस वाला कौन सा फ्री रेडिकल होता है? OH होता है। बिफोर आई टेल यू, ये बन तो गए, ठीक है, फॉर्मेशन तो रोज हो रही है हमारी बॉडी में बिकॉज हमारे आसपास इतने ज्यादा केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, पोल्यूशन है। हम इसको बनने से अपने बॉडी में रोक कैसे सकते हैं? वो पढ़ने से पहले जब ये बॉडी में बनते हैं, फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से क्या हमने अभी आधा घंटा पहले केमिकल पढ़ा है, एक पिगमेंट पढ़ा है जो बनता है। फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से क्या चीज बनती है बॉडी में? दैट इज लाइपोफ्यूस्टिन। रिमेंबर 83-year-old मैन, लाइपोफ्यूस्टिन फ्री रेडिकल्स की वजह से बनता है। तो अगर ये बन रहे हैं तो भगवान ने हमें कुछ तो ऐसा दिया होगा जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यस, God has given us enzymes. There are 3 enzymes that God has given us. To understand those, पहले जो अभी पढ़ा उसको जल्दी से रिवाइज कर लो। पहला फ्री रेडिकल है सुपर ऑक्साइड, सेकेंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड थर्ड इज हाइड्रोक्सिल। तो अगर हमें इन्हें तोड़ना है तो सबसे पहले कैटलेज। कैटलेज हमेशा किस चीज को तोड़ता है? H2O2 को तोड़ता है। तो कैटलेज जाएगा, ये भगवान ने हमें थैंकफुली ऑलरेडी दिए हैं। कैटलेज जाएगा और H2O2 को ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट एंजाइम ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। प्लीज रिमेंबर ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज बाकी दोनों को तोड़ सकता है, मतलब H2O2 को भी तोड़ सकता है एंड हाइड्रोक्सिल को भी तोड़ सकता है। तो मतलब H2O2 को तो कैटलेज ने भी तोड़ दिया एंड ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज ने क्या करा? GPX लिख देते हैं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज ने दोनों को तोड़ दिया। तो सुपर ऑक्साइड को अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा, इसके लिए भगवान ने हमें कोई एंजाइम दिया ही नहीं। तो हमने क्या करा? एक तरीका निकाला कि सुपर ऑक्साइड को तोड़ने के लिए कोई नहीं है, तो सुपर ऑक्साइड को पहले H2O2 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि H2O2 को तोड़ने के लिए 2 लोग बैठे हैं। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट? ये तो अभी पढ़ा था। सुपर ऑक्साइड को H2O2 को कन्वर्ट करने के लिए सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की जरूरत है। मतलब जब हम चाहे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज फ्री रेडिकल बनाने के काम भी आ सकता है, और जब हम चाहे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज फ्री रेडिकल तोड़ने का काम भी कर सकता है, क्योंकि जैसे ही ये आगे जाके H2O2 बनाएगा H2O टूट जाएगा। सो प्रोटेक्शन में भी यही एंजाइम यूज करेंगे, फॉर्मेशन में भी यही एंजाइम यूज करेंगे। दीज आर द 3 एंजाइम्स। एंड जब इतना सब इस एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, देन यू शुड बी नोइंग इन मेडिसिन इस एंजाइम का अगर म्यूटेशन होगा, SOD1 जीन म्यूटेशन से मेडिसिन में कौन सी डिजीज पढ़ते हो? अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, द डिजीज विच वाज इन स्टीफन हॉकिंस। अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस मेडिसिन में अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज है या लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज है या दोनों है? सो द आंसर इज बोथ. It is an upper motor neuron and a lower motor neuron disorder. So now with that, maybe you can attempt one question so that you understand this better. All of the following enzymes may contribute in generating free oxygen radicals within the neutrophils for killing the bacteria except, simple words में पढ़े, कौन कौन से enzymes होते हैं जो free radicals बनाते हैं, एंड फिर पूछा है एक्सेप्ट मतलब कौन सा एंजाइम है जो फ्री रेडिकल नहीं बनाता। तो अभी हमने पढ़ा क्या सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज फ्री रेडिकल बनाता है? यस। क्या फेंटन्स रिएक्शन से फ्री रेडिकल बनता है? आयरन वाले रिएक्शन से फ्री रेडिकल बन रहा था, बिल्कुल यस। NADPH ऑक्सीडेज, ये अभी तो नहीं पढ़ा हमने बट आगे पढ़ेंगे।
ये भी बनाता है, बट अगर मुझे अभी नहीं पता था कि ये फ्री रेडिकल्स बनाता है तो भी ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज तो फ्री रेडिकल नहीं बनाता, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज तो प्रोटेक्ट करता है, वो फ्री रेडिकल्स को तोड़ता है। तो ये तो मुझे पक्का पता है कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू फॉर्म द फ्री रेडिकल्स, इट इज गोइंग टू ब्रेक द फ्री रेडिकल्स, राइट। तो कई बार हमें एग्जाम में चारों ऑप्शंस नहीं पता होंगी और फिर भी हम बेस्ट रूल आउट करके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। Now there is one update that all of you have to know, and that is regarding the Fenton's reaction. So did you notice in the Fenton's reaction, which metal was I using? I was using the iron, Fenton iron metal. So can I say indirectly that iron is responsible for some kind of cell death? And what is that cell death known as? That is known as ferroptosis. So when I say ferroptosis, please note ferroptosis because it is iron. So I will say it is a kind of iron induced cell death. It is a kind of iron induced cell death. So as soon as I say cell death, you will ask me, ma'am, like necrosis या apoptosis. So I will say it is more like necrosis. It is more similar to necrosis. There is one question which can be asked. Who carries out ferroptosis? What is the master regulator of ferroptosis? So the answer to that question is glutathione peroxidase 4. कैसे लिखते हैं? How do we write it? GPX4. GPX4 stands for glutathione peroxidase 4. Now that is an update that has come in the recent textbooks and you have to know this. So with that, we finish off the most important chapter, that is cell injury. Cell injury खत्म, अब हम next chapter से शुरुआत करते हैं, that is going to be inflammation, which is equally important for general path.